बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक टिपिकल क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस के मतलब डिस्कस कर चुके हैं। उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनकी क्या अहमियत है और उनको किस तरह से हम फॉलो अप देते हैं फॉर अ वेरी गुड एनालिसिस। तो आज एक केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे, डियर किल केस स्टडी illustrating the role of analytical chemistry in solving toxicological problem। अब हम देखेंगे कि इस केस स्टडी को लेकर चलेंगे कि किस तरह से एक प्रॉब्लम को एनालिटिकल केमिस्ट्री ने एक जो जितने भी इसमें हमने स्टेप देखे थे टिपिकल क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस के, वो किस तरह से उनको फॉलो अप करते हुए नतीजे तक पहुंचती है, किस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम से। तो ये देखा गया कि in the land between the Lake State Park in the south central Kentucky, कुछ मुर्दा हिरन पाए गए, व्हाइट टेल डियर मुर्दा पाए गए एक पॉन्ड के करीब। अब रेंजर जो वहाँ रूटीन में मॉनिटर करते हैं, उन चीज़ों की देखभाल के लिए वहाँ विजिट करते हैं, उन्होंने जब ये सारा मामला देखा तो उन्होंने डायग्नोस्टिक वेटनरी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में केमिस्ट एक की सर्विसेज हायर की। उसको उन्होंने समन भेजा कि इस तरह से ये मामला हो गया है, तो आप काइंडली आके देखें और ये प्रॉब्लम जो है एनालिसिस करने के बाद इसको हमें इन्वेस्टिगेट करके दें कि इन जो मुर्दा हिरन है इसकी वजह क्या है, इनकी डेथ किस वजह से हुई है। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं साइट को देखते हैं, उसका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करते हैं और देखने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि जो डेड डियर हैं उनकी जो बॉडी है दैट वाज सो बैडली डिकम्पोज्ड, इट वाज नॉट पॉसिबल कि वो वहाँ से उसके जो ऑर्गन टिश्यू हैं उनकी प्रॉपर सैम्पलिंग कर सकें। तो वो इस तरह से वो उनकी प्रॉपर सैम्पलिंग नहीं ले सके। बहर क्या, वो उसको देखने के बाद उसको साइट को देखते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, उसका जो सराउंडिंग है कि इसकी क्या पॉसिबल रीज़न हो सकती है। तो इसी स्ना में वो अभी इसके ऊपर गौर खौज कर रहे होते हैं कि कुछ दिन के बाद फिर दोबारा एक इंक्वायरी जो रिपोर्ट होती है और केमिस्ट को समन किया जाता है बाय द रेंजर्स कि आप आके देखें जी, कुछ और डेड डियर जो हैं वहाँ पाए गए हैं। और केमिस्ट वहाँ जाता है, उनको देखता है केयरफुली और ट्रांसपोर्ट जो रेंजर्स हैं उनको वो कहता है कि आप मुझे प्लीज़ हेल्प आउट करें, जो डेड डियर्स हैं इनको मेरी लेबोरेटरी तक ट्रांसपोर्ट करा दें। तो वो उसको ट्रक के ऊपर लोड करके उसकी लेबोरेटरी तक ले जाते हैं। अब केमिस्ट उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जो उसका सराउंडिंग में एरिया है, इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं, उन वो जो घास है उसका क्या स्टेटस है, जो चारों तरफ उसके चारों तरफ या इर्द गिर्द जो दरख्त है, उसके पूरी जो साइट है उसका कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो उसका साइट को विजिट करता है, एग्जामिनेशन करता है। और उसकी ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ आती है कि वो जहाँ पे वो डेड बॉडीज हमें मिली थी उसके कुछ फासले के ऊपर कुछ वो घास ऑब्जर्व करते हैं दैट वाज बैडली विल्टेड एंड डिसकलर्ड। उसका कलर जो है ना वो ग्रीन नहीं था, वो बड़ा बैडली जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ था और साथ देखते कि वो बड़ा कुछ गिद्धनुआ में मुरझाया हुआ घास भी था। अच्छा, अब वो क्या करता है, वो सोचना शुरू कर देता है क्रिटिकली कि ये घास क्यों मर जाया, ये किस तरह से जो डियर है इनकी डेथ हुई है। तो अल्टीमेटली बीइंग केमिस्ट वो सोचते हुए देखता है कि पॉसिबिलिटी ये है कि इस ग्रास के ऊपर कोई स्प्रे किया गया है और उस स्प्रे शुदा घास को इन जानवरों ने या इन डियर ने खाया है और उसके अंदर जो जहर था उसकी मिकदार की वजह से, ज़्यादा मिकदार होने की वजह से ये डियर जो है इनकी डेथ हो गई है।
ये सपोजिशन है, उसका एक बैकग्राउंड है अपना केमिस्ट्री का, और उसको फिर वो सोचता है तो फिर देखता है कि जो आमतौर पे स्प्रे होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं, उनमें मोस्टली इंग्रेडिएंट किस किस्म के होते हैं, वो कौन सा जहर उसमें इस्तेमाल होता है। तो वो देखता है कि मोस्टली ये जो जहर उनके अंदर होते हैं वो ऑर्सिनिक बेस होते हैं। अच्छा, वो उनकी कौन कौन सी फार्म हो सकती हैं, वो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड हो सकता है, सोडियम आर्सेनाइट हो सकता है, मोनोसोडियम मीथेन आर्सेनेट हो सकता है, डाई सोडियम मीथेन आर्सेनेट हो सकता है। अब इन तमाम कंपाउंड की वो केमिस्ट्री के ऊपर जब देखता है तो इनमें से जो डाई सोडियम साल्ट ऑफ मीथेन ऑर्सिनिक एसिड है, CH3ASO OH ये इसका केमिकल फार्मूला है। ये कंपाउंड वेरी सॉल्युबल है इन वाटर, ये पानी के अंदर फेयरली सॉल्युबल है। इसका मतलब ये है कि इन तमाम कंपाउंड में से ये कंपाउंड है जो पानी में बड़ा अच्छे तरीके से फेयरली सॉल्युबल है। तो इसका मतलब ये है कि मोस्टली जो हर्बिसाइड स्प्रे किए जाते हैं उनमें ये पॉसिबिलिटी ये है कि उनका वेरी एक्टिव इंग्रेडिएंट है हर्बिसाइड का। अच्छा, फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर ये उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी ये डेथ कैसे काज कर सकता है। तो बेसिकली इसकी केमिस्ट्री ये भी हमें बताती है, ये केमिस्ट्री का जो बैकग्राउंड है कि डाइसोडियम मीथेन आर्सेनेट रिएक्ट करता है सल्फ हाइड्रिल एसएच ग्रुप इन द अमाइनो एसिड सिस्टीन। अमाइनो एसिड सिस्टीन का जो अमाइनो एसिड है उनके एक ग्रुप पाया जाता है केमिकल जिसको बोलते हैं सेल्फ हाइड्रेट एसएच ग्रुप। ये आपका जो आर्सेनिक बेस्ड कंपाउंड है डाई सोडियम मीथेन आर्सेनेट, ये उसके साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद सिस्टीन एक प्लांट के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम है जिसके अमाइनो एसिड को ये इनहिबिट कर देता है। जब उनको इनहिबिट कर देता है तो अल्टीमेटली उस एंजाइम की जो फंक्शनिंग है वो इनहिबिट होने की वजह से काम नहीं करती। अब उसकी फंक्शनिंग जो है बॉडी की जो उसके ऊपर डिपेंड करती है उसकी वजह से वो डिसफंक्शन हो जाती है, और जो कि इवेंचुअली उस डियर की डेथ की वजह बन सकता है। ये वो मफरूज़ा है जो दिमाग में केमिस्ट ने तमाम रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट होने के बाद उसको साइट को विजिट किया, साइट को विजिट करने के बाद उसने वहाँ चीज़ों का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन किया। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करने के बाद एक केमिस्ट के तौर पे उसने अपना जो नॉलेज है उसके ऊपर अप्लाई किया कि स्प्रे की पॉसिबिलिटी है जो खाई है इन जानवरों ने जो घास के ऊपर की हुई थी, और स्प्रे के एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन कौन से हो सकते हैं, फिर उनकी केमिस्ट्री क्या है। तो उनमें एक कंपाउंड जो है उसकी केमिस्ट्री ऐसी है जो पानी में फेयरली सॉल्युबल है, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज हो सकता है। और ये आगे उसका क्या मैकेनिज्म है कि किस तरह से लिविंग सिस्टम के अंदर जो उनके एंजाइम है उनके साथ रिएक्शन करके किस तरह से उनको इनहिबिट करके एंजाइम फंक्शन जो है उसको इनहिबिट कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो है उस एनिमल की डेथ हो सकती है। तो अब हम ये एक हमने मफरूजा बना लिया है, प्रॉब्लम रिपोर्ट हुआ है, प्रॉब्लम की बेस पे हमने मफरूजा बना लिया है कि आर्सेनिक बेस्ड हर्बिसाइड खाने की वजह से जो ग्रास के ऊपर थे वो डेथ हुई है उसकी। तो अब हम वो टिपिकल क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस के अंदर वो तमाम स्टेप हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ मेथड। Distillation of arsenic as arsine, which is then determined by colorimetric measurements. Colorimetric measurements के थ्रू हम आर्सीन जो है जो कि आर्सेनिक बेस्ड कंपाउंड की डिस्टिलेशन से हम हासिल कर सकते हैं, तो उस ये हमें रिलायबल रिजल्ट दे सकती है। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा बताना ये ज़रूरी है कि एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एनालिटिकल केमिस्ट इन्होंने बहुत से मेथड वेट किए हुए हैं, बहुत से मेथड पब्लिश किए हुए हैं। तो आप अपनी
जो अवेलेबिलिटी है इंस्ट्रूमेंट की, मेथड की, उसको मद्देनजर रखते हुए आप कोई भी अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कॉलरीमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक बेस्ड मेथड है, ये हमें बड़े रिलायबल रिजल्ट दे सकता है। और कैसे कि हम जो आर्सेनिक कंपाउंड है उनकी हम डिस्टिलेशन कर लेंगे इनटू आर्सिन गैस, और इस आर्सिन गैस को हम किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा के कोई कलर्ड प्रोडक्ट लेके, कोई कलर्ड सोल्यूशन बना के हम कॉलरीमेट्रिक मेथड से हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें हमें हेल्प आउट करती है एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एनालिटिकल केमिस्ट। अब आपने मेथड जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड मेथड है जो आपने सिलेक्शन की है। कलरीमेट्रिक मेथड, अगर आप सैंपल जो है वो कलर्ड है, आपका जो सैंपल सोल्यूशन है वो कलर्ड फॉर्म में है, तो यू कैन इजीली यूजिंग द विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिवाइस, आप उसकी कंसंट्रेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो लिहाजा कलरीमेट्रिक मेथड जो है दैट इज सजेस्टेड टू बी सिलेक्ट। तो इस तरह से वो हमने मेथड जो है वो सिलेक्ट कर लिया है एज पर सजेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एनालिटिकल केमिस्ट। अब नेक्स्ट है कि आपने उसका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाना है। अब एक तो डायरेक्ट आपका ग्रास है, वहां से आप सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं जो भी उसकी अप्रोप्रिएट अमाउंट है। दूसरी बात यह है कि अगर एक लिविंग बॉडी जो है वो कोई टॉक्सिक चीज खा लेती है, तो आफ्टर मेटाबॉलिज्म उसकी जो एक्सक्रीशन है इन फ्रॉम योर बॉडी, वो उसका जो ट्रैक है वो यूरिन ट्रैक है। तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जो किडनी है उन एनिमल के, उनके अंदर इसके मैक्सिमम डिपॉजिट हमें मिल सकते हैं या उसकी रिकवरी हो सकती है वहां से। तो इसलिए उसके जो दोनों डियर थे उनको डायसेक्शन करने के बाद उनके किडनी निकाल लिए गए, और ये जो डियर 1 और डियर 2 उनके सैंपल को हमने किडनी निकाल के एक के ऊपर हमने D1 लिख दिया, एक के ऊपर हमने D2 लिख दिया, उनकी हमने कोडिंग कर दी है। ये हमारे पास ग्रास सैंपलिंग है, ग्रास सैंपल हमें मिलेगा, और एक अपने ग्रास का सैंपल ले लिया, तो टोटल हमारे पास 3 सैंपल हो गए, D1, D2 और G। D1, डियर 1, D2, डियर 2 और G जो कि आपके ग्रास का सैंपल है। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर द लेबोरेटरी सैंपल। लेबोरेटरी सैंपल हम उसको साइज में रिड्यूस करते हैं और उसको होमोजेनाइज बनाते हैं, ये दो इसके प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले जो किडनीज हैं उनको हम कट करेंगे इनटू पीसेस और उसको हाई स्पीड ब्लेंडर से हम उसको होमोजेनाइज करेंगे, और द सेम प्रोसेस जो है हम ग्रास के सैंपल की क्रशिंग करने के बाद उसको भी ब्लेंड करने के बाद हम उसको तीनों सैंपल को सेपरेटली होमोजेनाइज करने के बाद, ब्लेंडिंग के बाद हम उनके अलग-अलग सैंपल जो है वो साइज रिड्यूस करके जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना सैंपल रख लेंगे, बाकी हम डिस्कार्ड कर लेंगे और उनके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग दोबारा से कोट कर देंगे। तो ये हमारे लेबोरेटरी सैंपल बन गए। अब हमने क्या करना है, हमने उसके रेप्लिकेट बनाने हैं। तो अब वो सैंपल तो हमारे पास ज्यादा मिकदार में थे जो हमने लेबोरेटरी सैंपल बनाए हैं, तो हम क्या करेंगे, जब हम उसके एनालिटिकल सैंपल बनाएंगे, एनालिसिस के लिए जो सैंपल यूज होगा, तो हम उसके 3-3 रेप्लिकेट बनाएंगे। ठीक है, तो हम हर एक सैंपल से इंडिविजुअली 10-10 ग्राम के 3 आगे फर्दर रेप्लिकेट सैंपल बना लेंगे, जिनको हम आगे फर्दर सेम प्रोसेस से प्रोसेस करेंगे, सेम तरीके से उनका एनालिसिस करेंगे, सेम तरीके से हम उनको आगे फर्दर मैनिपुलेट करेंगे। तो जैसे डियर 1 है, डियर 2 है, या ग्रास का सैंपल है जी, तो हम इनको D1A, D1B, D1C 3 सैंपल डियर 1 के बन गए रेप्लिकेट, हर सैंपल इनमें से अब 10 ग्राम का है। सिमिलरली डियर 2 के सैंपल 3 बना लिए 10-10 ग्राम के, और इसी तरह हमने ग्रास के 3 सैंपल बना लिए जो कि 10-10 ग्राम के हैं। अब हमारे पास ये 10-10 ग्राम के 9 सैंपल बन गए, 3 डियर 1 से बिलोंग करते हैं, 3 डियर 2 से बिलोंग करते हैं, और 3 जो रेप्लिकेट सैंपल हैं वो हमारे ग्रास से बिलोंग करते हैं। अब ये होमोजेनाइज भी हैं और रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, और उसको हमने
तीन रेप्लिकेट भी बना लिए। तो इस तरह से हमने रेप्लिकेट बनाने के बाद हम इनकी चलते हैं डेसोल्यूशन की तरफ। तो अब इनकी जो नेचर आप देखते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि आप जो आपके एनिमल टिश्यू का सैंपल है उसको पानी में डिसॉल्व कर लें, या ये मुमकिन है कि जो ग्रास आपने उसको थारोली ब्लेंड करने के बाद होमोजेनाइज किया हुआ है तो उसको आप सैंपल को पानी में हल कर लें? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर ये सॉल्युबल नहीं है तो हम इनको सॉल्युबलाइज करेंगे यूजिंग सम केमिकल अप्रोच। और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, हम उसके लिए अगर तो वो चीज़ सिंपल ट्रीटमेंट जो है हमारे पास, एसिड ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या रिड्यूसिंग रिएजेंट के साथ हम ट्रीट करके उसको सॉल्युबलाइज कर सकते हैं, या सिंपल हीटिंग से कर सकते हैं, तो वेल एंड। अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए हमें जो सैंपल की नेचर है अकॉर्डिंगली हमें वेट डाइजेशन या ड्राई एशिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ड्राई एशिंग की तरफ जाएंगे, वो ज्यादा आप कह सकते हैं कि इजी है। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे कि इंडिविजुअली तमाम के तमाम सैंपल जो है हम उनको अलग-अलग पोर्सिलिन क्रूसिबल में रखेंगे और उनको कुछ देर के लिए हम ओपन फ्लेम में ले जाएंगे और तब तक उनको आप हीट करते रहेंगे जब तक उनमें से स्मोकिंग जो है वो स्टॉप नहीं हो जाती। क्योंकि जब आपने उनकी एचिंग करनी है तो उनमें से जो मॉइस्चर है उसको रिमूव करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप मॉइस्चर उनका रिमूव नहीं करेंगे, जो कि हमें इंडिकेट होता है स्मोकिंग से, जब तक मॉइस्चर है स्मोकिंग होती रहेगी, जब मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो स्मोकिंग स्टॉप हो जाएगी। तो जब हम उनको फर्नेस के अंदर ड्राई ऐश करते हैं तो ये जो फर्नेस का एनवायरनमेंट है उसको क्रूड कर सकते हैं, उसकी जो लाइफ है वो शेल्फ लाइफ कम हो सकती है, या और भी उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं, जो कि अदर एनालिसिस जो हम सैंपल इसके साथ एशिंग करेंगे तो उनके साथ इनकी मिक्सअप होने के चांसेस होते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको ड्राई करेंगे, ओपन फ्लेम पे रख के हम उसको हीट करते रहेंगे जब तक ये स्मोकिंग स्टॉप नहीं हो जाती। इंडिविजुअली हर सैंपल के साथ हम ये ट्रीटमेंट देंगे उसको। जब ये स्मोकिंग स्टॉप हो जाएगी तो फिर हम उनको वो पोर्सलिन क्रूसिबल जो है उनको फर्नेस हमारे पास मफल फर्नेस जिसे आप कह सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी मेंटेन की हुई है एट 555 डिग्री सेल्सियस, और हम सैंपल उसके अंदर रखने के बाद इनको हम कम से कम 2 घंटे तक उसकी एशिंग करेंगे। अब जब उसकी एशिंग हो जाएगी तो हम उन सैंपल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है उसके अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। ये रिकमेंडेड है एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एनालिटिकल केमिस्ट, वो हमें इन मेथड की प्रोविजन देती है किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब इसको ऐसा करने के बाद जो आपके पास अल्टीमेटली एशिंग के बाद फॉर्म होगी, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की फॉर्म में निकल गया उसमें से। पीछे मिनरल्स या एलिमेंटल ऑक्साइड वो हमारे पास रह जाएंगे। अब हमने क्या किया कि जो इसकी पॉसिबल फॉर्म है आपके जो आर्सेनिक बेस्ड कंपाउंड हैं जो कि आपके डियर 1 डियर 2 और ग्रास के सैंपल में मौजूद थे, वो उनकी जो अल्टीमेट फॉर्म होगी मफल फर्नेस के साथ एशिंग करने के बाद वो आर्सेनिक पेंटॉक्साइड की फॉर्म हो सकती है। आर्सेनिक पेंटॉक्साइड की फॉर्म में ये हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं H की फॉर्म में। अब हम इनको जब HCl के साथ डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे या डिसॉल्व करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, आर्सेनिक एसिड की फॉर्म में। H3ASO4 ये आर्सेनिक एसिड की फॉर्म में आ जाएंगे। अब हमने आगे देखना है कि इसमें कोई क्या है, इसकी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको मेजर कर ले? नहीं, हमने तो इसको आर्सेन की फॉर्म में लेना है, वो हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं। या इसमें कोई इंटरफेयरिंग स्पीशीज तो नहीं हो सकती, अब हमने उनको भी उससे गेट राइड होना है, उसमें से हमने उसको निकालना है। तो एलिमिनेशन ऑफ इंटरफेरेंसेस वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, arsenic can be separated from other substances and that might interfere in analysis by converting into arsine gas ASH3। अब आर्सिन गैस जो है ये कलरलेस और टॉक्सिक गैस है दैट कुड बी इवॉल्व्ड जब हम
आर्सेनिक एसिड है, पहले हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जब हमने आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड को डाइल्यूट HCl के अंदर डिसॉल्व किया है, तो जो हमें फॉर्म मिली है सॉल्यूशन फॉर्म में, वो आर्सेनिक ऑक्साइड है, सॉरी एसिड है, आर्सेनिक एसिड है, आर्सेनिक एसिड H3ASO4। तो अब जो गैस निकलती है वो तो आर्सेनिक एसिड से निकलती है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखें कि सबसे पहले हम आर्सेनिक एसिड को स्टेनलेस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और वो किस फॉर्म में आ जाएगा, आर्सेनिक एसिड की फॉर्म में। ये रिएक्शन नीचे दिया हुआ है, आर्सेनिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद स्टेनलेस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ दैट डाइल्यूट HCl, जो कि हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज किया हुआ है। ठीक है, ये इसको आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, स्टेनलेस क्लोराइड में, और देन वाटर इसमें से निकलता है। अब हम क्या करेंगे, अब इस आर्सेनिक एसिड को, ये एक ही मिक्सचर के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन ये 2 स्टेप में होता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अब आर्सेनिक एसिड जो है, जब हम इसको जिंक के साथ ट्रीट करते हैं तो इससे आर्सेन गैस बनती है। आर्सेनिक एसिड जो है वो आर्सेन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ पानी जो है उसमें प्रोड्यूस होता है। अब देखें, ये आपकी कंपोजिशन है, जितने भी आपने बताया, ये आर्सेनिक एसिड का जो आपके पास सॉल्यूशन है वो स्टेनलेस क्लोराइड और जिंक हमने इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डाल दिया, ये जो है। अब ऐसा करने से आर्सेन गैस प्रोड्यूस होगी, बाकी द रेस्ट ऑफ मटेरियल, कोई भी इंटरफेयरिंग स्पीशी है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, कोई सॉलिड फॉर्म में है, तो ये सब का सब इस फ्लास्क के अंदर रह जाएगा। सिर्फ आर्सेन गैस जो है, आपने दोनों रिएक्शन में देखा है, जो कि गैसियस फॉर्म में है, अब वो यहाँ से इस जो हमने एक डिलीवरी ट्यूब लगाई हुई है वो यहाँ से निकलेगी। अब इस डिलीवरी ट्यूब के सामने हमने जो कैविट रखी हुई है, या एक टेस्ट ट्यूब पहले रखी हुई है, हमने इसके अंदर सिल्वर डाइथायोकार्बामेट का सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है। अच्छा, अब क्या करेगी, ये आपकी आर्सेन गैस जो है, जब उसके साथ रिएक्शन करेगी सिल्वर डाइथायोकार्बामेट के साथ, जो कि सिल्वर डाइथायोकार्बामेट एक कलरलेस सॉल्यूशन है, तो वो जब आर्सेन के साथ इसका साथ रिएक्शन होगा तो इससे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो कलर्ड होगा, रेड कलर का होगा, और उस नए कंपाउंड को हम क्या नाम दे सकते हैं, आर्सेनिक डाइथायोकार्बामेट। तो ये इसका, जब ये आर्सेन गैस जो है इस सिल्वर डाइथायोकार्बामेट के अंदर ये बबल जब होती है, तो उसके साथ रिएक्शन करके ये सिल्वर डाइथायोकार्बामेट से आर्सेनिक डाइथायोकार्बामेट बन जाता है। और ये रिएक्शन बताया गया है, ये आर्सेन गैस जो है इसके साथ रिएक्शन करती है कॉम्प्लेक्स के साथ, और उसके बाद ये सिल्वर इसमें से रिप्लेस हो जाता है बाय आर्सेनिक, और इस तरह से ये आर्सेनिक का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो रेड इन कलर है। और अब इस कलर सॉल्यूशन को, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई इंटरफेयरिंग स्पीशी मौजूद नहीं है, आप इनको कॉलोरीमेट्रिक मेथड से एनालिसिस कर सकते हैं, आप उसकी प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं। तो अब हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखते हैं, मेजरिंग द अमाउंट ऑफ एनालाइट। तो आर्सेनिक का जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसकी जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर हम सबसे पहले इसकी लैम्डा मैक्स जो है वो स्कैन करेंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि 335 नैनोमीटर के ऊपर मैक्सिमम इसकी अब्जॉर्प्शन होती है। ये जो आर्सेनिक का कॉम्प्लेक्स बना है, तो इसलिए हम स्कैन करने के बाद ये लैम्डा मैक्स जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और इस लैम्डा मैक्स के अंदर के ऊपर हम क्या करेंगे, एक हमारे जो सैंपल सॉल्यूशन है उनकी तो हम जो तीन उसके रेप्लिकेट हैं उनकी तो हम कंसंट्रेशन मेजर करेंगे, ठीक है, इस मेथड से। लेकिन एक कैलिब्रेशन कर्व ड्रा करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए, उसी कैलिब्रेशन को चेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि 0% ppm से लेके 25 ppm तक, ये एक रेंज बताई हुई है, जिसमें आपका 0 ppm
ये ब्लैंक होगा जिसके अंदर किसी किस्म की कोई कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको ब्लैंक बोलते हैं। और इस तरह से हम 5 ppm का सोल्यूशन बनाएंगे, 10 ppm का बनाएंगे, 15 ppm का बनाएंगे, 20 ppm का, 25 ppm का। तो ये आपने एक ब्लैंक और 5 आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लिए। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के बाद आप पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की अब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे। ये जो आपको टेबल दिखाया गया है, इसके जो लास्ट कॉलम है इसके अंदर ये आपको उनकी अब्जॉर्बेंस है। जो ब्लैंक सॉल्यूशन है उसकी अब्जॉर्बेंस को हम नल कर देंगे। यहाँ के ब्लैंक के लिए जो आपका सैंपल के अंदर जो भी आपने मैट्रिक्स वगैरह है, क्या कहना चाहिए, पानी है या ऐसे की चीज़ है, तो उसके लिए उसकी वजह से भी छोटी मोटी जो अब्जॉर्बेंस हो सकती है उस वजह से हम उसकी अब्जॉर्बेंस को नल कर देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट अब्जॉर्बेंस आएगी जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रन करेंगे या जिनकी प्रॉपर्टी मेजर करेंगे, तो वो सिर्फ एनालाइट की अब्जॉर्बेंस आएगी। किसकी अब्जॉर्बेंस आएगी? एनालाइट की अब्जॉर्बेंस आएगी। तो इनकी इस तरह से तरतीब के साथ हमने सबकी जो अब्जॉर्बेंस है वो रिकॉर्ड कर ली। अब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करने के बाद हमने जो हमारे तीनों सैंपल हैं D1, D2 और G, इनके तीनों रेप्लिकेट रन करके इनकी भी हमने एवरेज निकाली। ठीक है, या फिर इनकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के बाद उस कंसंट्रेशन की एवरेज निकाली जा सकती है। आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। तो इनकी अब्जॉर्बेंस आपने रिकॉर्ड कर ली है, आपने प्रॉपर्टी को मेजर कर लिया है। अब हम देखते हैं आगे इसकी कंसंट्रेशन आपने कैलकुलेट कैसे करनी है। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट। तो सबसे पहले आप इस डेटा को ले जाएंगे एक्सेल के अंदर। डेटा को एक्सेल के अंदर ले जाके आप 0 ppm से लेके ये जो 6 नंबर सैंपल है 25 ppm तक, आप इनको जाके वहां एक्सेल के अंदर इनकी ये कैलिब्रेशन कर्व ड्रा करेंगे। ठीक है, ये दैट इज वेरी इजी, यू कैन डू। कंप्यूटर तो आप इतना तो जानते ही हैं कि इस तरह से आप इसकी उसमें ऑप्शन मौजूद होती हैं एक्सेल के ऊपर। आपने इसकी कैलिब्रेशन लाइन ग्राफ आपने सेलेक्ट करना है, लाइन ग्राफ स्कैटर प्लॉट, और उसके बाद आपने इसकी ये कैलिब्रेशन कर्व आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपने उसके ऊपर ऑप्शन होती हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आपने जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वो भी डिस्प्ले करा लेनी है और आर स्क्वायर की वैल्यू भी डिस्प्ले करा लेनी है। अब ये जो कर्व है आपको कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन टर्म ऑफ ppm, वो आपके एक्स एक्सेस के ऊपर है, और उसकी जो प्रॉपर्टी हमने मेजर की है जो कि अब्जॉर्बेंस है, कैलोरीमेट्रिक मेथड है ना, तो वो हमने वाई एक्सेस पे ले ली है। ये ओवरऑल ये कैलिब्रेशन कर्व है। अब आपको बताता हूं कि ये आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है। बेसिकली ये आपकी जो कैलिब्रेशन कर्व है उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0.99 है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैलिब्रेशन कर्व जो है दैट इज फैंटास्टिक। यानी कि जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप ऑफ कंसंट्रेशन और उसकी जो मेजर प्रॉपर्टी है वो दैट इज वेरी फैंटास्टिक। इसकी जो हमने ये मेजरमेंट्स ली हैं वो सारी की सारी एप्लीकेबल कंसंट्रेशन रेंज के अंदर फॉल करती थी, और हमारी जो कैलिब्रेशन कर्व बनी है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फैंटास्टिक है। तो अगर ये 0.9 के बाद 0.8 है तो भी अफोर्डेबल है, तो 0.7 तक, ये 0.97 तक ये अफोर्डेबल है। अगर इससे कम हो तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लीनियर रिस्पॉन्स बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड एनालाइट प्रॉपर्टी है वो गुड स्टेब्लिश नहीं है। तो आपकी ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है, उसको आप कैलिब्रेट कर लें, या फिर आपकी ये जो कंसंट्रेशन आप मेजर करेंगे इससे फर्दर तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी या उसकी ऑथेंटिसिटी उसी तरह से कम होती जाएगी। तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसको आप बोल लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y क्या है? ये है इंस्ट्रूमेंटल रिस्पांस टुवर्ड योर मेजर प्रॉपर्टी। जो भी आप प्रॉपर्टी मेजर करने जा रहे हैं, जैसे इस एनालिसिस में हमने उसकी अब्जॉर्बेंस मेजर की है और अब्जॉर्बेंस की इंटेंसिटी मेजर की है, तो बेसिकली ये y उसको रिप्रेजेंट कर रही है। mx प्लस c इंटरसेप्ट है, m स्लोप है, और ये जो आपका क्या कहना चाहिए आपका है एक्स, ये आपकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर आप मैनिपुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो x इज इक्वल टू y माइनस सी ओवर m।
अब अगर इस इक्वेशन के ऊपर गौर करते हैं तो आपके पास जितने भी आपके सैंपल सॉल्यूशन थे D1, D2 और G के, उनकी आपके पास अब्जॉर्बेंस मौजूद है, कंसंट्रेशन आपने कैलकुलेट करनी है, C की वैल्यू आपकी इधर अवेलेबल है और इसी तरह M की वैल्यू आपकी ये अवेलेबल है। C ये है, M की वैल्यू ये है। तो आपने इसी तरह इस कंसंट्रेशन हर सैंपल की को कैलकुलेट करने के लिए आपने अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है। पुट करने के बाद आपने जो तीन आपके रेप्लिकेट सैंपल थे उनकी जो कंसंट्रेशन आती है उनकी आपने एवरेज निकाल लेनी है। तो ओवरऑल ये आपकी ये D1 सॉरी ये D2 है, ये मिस्टेकनली लिखा गया है, ये D2 है और ये G है। इन तीनों सैंपल की कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट कर ली। अब हमने लिटरेचर सर्वे से हमें पता चलता है कि जो आर्सेनिक है ये किस कंसंट्रेशन तक नुकसानदेह हो सकता है, एनिमल की डेथ काज कर सकता है। तो वो जो कंसंट्रेशन है वो है 10 ppm। अगर 10 ppm से ज़्यादा कोई भी लिविंग एनिमल जो है वो उसकी इनटेक करता है आर्सेनिक बेस कोई भी कंपाउंड, तो वो उसको डेथ की तरफ ले जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। अब आप देखें कि ये आपका एक लेवल है। अगर कोई एनिमल 10 ppm से ज़्यादा आर्सेनिक इनटेक करता है तो उसकी डेथ हो जाती है, जबकि आपके पहले डियर के सैंपल में ये 16 ppm है, दूसरे डियर के सैंपल में जो कंसंट्रेशन आपने कैलकुलेट की है वो 22 ppm है और जो आपका तीसरा ग्रास का सैंपल है उसमें ये 600 ppm तक पाई गई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ ये है कि ये डेथ जो हुई है डियर की, व्हाइट टेल डियर की, उसकी रीजन आर्सेनिक है। अब इसका जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है। जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनकी हमने रिलायबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट techniques will be applied to check the reliability of computer result, precision and accuracy of data, and different other tests for significance such as t-test, f-test etc. ये हम अप्लाई करके हम अपने रिजल्ट को ऑथेंटिकेट करेंगे और उसके बाद हम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी भी जगह पे हम इसको भेज सकते हैं। तो बेसिकली ये आपकी जो लेबोरेटरी के अंदर डायग्नोस्टिक होती है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है, एनालिसिस होती है, तो बेसिकली उनका भी यही प्रोसीजर होता है। तो थैंक यू वेरी मच। ये जितने भी हमने नेचर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री के हमने नेचर को डिफाइन किया, उसके मुख्तलिफ हमने टाइप्स, उसके अंदर जोन से नट एंड बुलेट जितने भी हैं, जैसे एनालाइट है, सैंपल मैट्रिक्स है, कंसंट्रेशन है, डिटर्मिनेशन है वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग वो हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने डिफरेंट जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं उनकी हमने देखा क्या होते हैं, क्लासिकल क्या है, मॉडर्न क्या है, उनको फिर हमने कॉम्प्रिहेंसिवली किस तरह से उनकी कौन सी प्रॉपर्टी की बेस पे उनको मेजर किया जा सकता है, जिनको हम एनालिटिकल सिग्नल बोलते हैं। फिर हमने इसमें ये भी देखा था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का अदर डिसिप्लिन ऑफ साइंसेस के अंदर रोल क्या है, और फिर हमने इसके टिपिकल स्टेप जो एक क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस के टिपिकल स्टेप्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए और हमने एक केस स्टडी किया। तो बेसिकली इसके लिए जो सोर्स है या रिकमेंडेड रीडिंग है ये स्कूच, वेस्ट एंड हॉलर, ये उनका 7वां एडिशन है, फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। आप इसको इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं, या GD क्रिश्चियन की बुक है एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसका 6वां एडिशन, इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, या स्कूज एंड लैरी इनकी एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। या कुछ हमने इसमें टर्मिनोलॉजी जो डिस्कस की है वो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कंपेंडियम ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो कि आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप यहाँ से इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको वो सोर्स बताए हैं या रिकमेंडेड रीडिंग आप कह सकते हैं जहाँ से आप फर्दर इस कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।